हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? चंदन आ चुके हैं, लोकेश आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, रोहन राठौड़ आ चुके हैं। मैम 18 को एग्जाम है, टॉपिक बता दो जो हेल्पफुल रहे। किस चीज का एग्जाम है 18 को, आप मुझे बताएंगे? रवि, हाँ जी, चलो शुरू करें अपनी आज की क्लास। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था कल की क्लास में, जिस चैप्टर का नाम था एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर में हमें ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना होता है जो ग्रंथियां हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के शरीर में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी जो होती है उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? आप बताएंगे, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स 9 होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हमें क्या शुरू करना है? कल हम ये सब पढ़ चुके थे, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसका नाम क्या है, कहां होती है, और नंबर्स में कितनी होती हैं, ये पढ़ाया था कल। हाँ जी, ये सारी चीजें पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई, ये बता दो आप। पढ़ाई थी ना एक एक चीज? जी मैम, एक एक चीज पढ़ाई थी। अब बात करते हैं आज वो 9 की 9 एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो मिलकर हमारे बॉडी में क्या बनाती हैं? हार्मोन। हिंदी में कहते हैं हार्मोन। बहुत बार सुनते हैं आप हार्मोन शब्द को। आज हम समझेंगे आखिर ये हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है। आखिर ये हार्मोन शब्द का मतलब क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हार्मोन का मतलब क्या होता है? बेटा, हार्मोन शब्द को कहा जाता है केमिकल मैसेंजर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी का केमिकल मैसेंजर किसको कहा जाता है, रासायनिक संदेश वाहक किसको कहते हैं हम? केमिकल का मतलब रसायन होता है, मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक। बच्चों, आप लोग ना आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, फेसबुक पे आप देखते हैं एक मैसेंजर आता है। फेसबुक पे आप अगर किसी को मैसेज करते हैं तो क्या आप उस मैसेंजर एप्लीकेशन से आप किसी को मैसेज करके हालचाल पूछते हैं? ऐसा ही होता है। हाँ जी मैम, विजय आपका चैट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को आप हार्मोन कहते हो, उन्हीं को आप हार्मोन शब्द से जानते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। अब कैसे करते हैं? मान लो आपका लीवर है, आपके शरीर के अंदर लीवर होता है। जी मैम, होता है। और लीवर को ब्रेन तक कोई मैसेज पहुंचाना है। अब ऐसा थोड़ी है लीवर यहां से चलकर ब्रेन के पास जाएगा, या ब्रेन को लीवर तक पहुंचाना है। तो ऐसा थोड़ी है ब्रेन कहता है हाँ लीवर भाई मैं तेरे पास आ रहा हूं, चल के तू वहीं रुक। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अगर ब्रेन को लीवर के पास कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो मैसेज किसकी सहायता से पहुंचाएगा? वो हार्मोन की सहायता से पहुंचाएगा। इसीलिए हम हार्मोन्स को कहते हैं हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर। और ये बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स किसको कहते हैं? ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं? ये हमारे ऑर्गन्स के बीच में मैसेज ट्रांसफर करते हैं कि हाँ भाई तुझे एक मैसेज पहुंचाना है तो हमें दे दो दूसरे ऑर्गन के पास। तो इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हार्मोन। इनको हम हार्मोन शब्द से जानते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किस में मिक्स्ड होते हैं? वो ब्लड में ही घुले हुए होते हैं, वो रक्त में, खून में ही मिक्स होते हैं। इसीलिए अगर आपको कभी भी आपको किसी हार्मोन का टेस्ट करवाना है तो बेटा आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, खून का सैंपल लेता है। क्यों? क्योंकि खून के अंदर ही हार्मोन्स मिक्स्ड होते हैं। और खून की सहायता से हार्मोन्स कहां पहुंचते हैं? ब्लड की सहायता से हार्मोन्स अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचते हैं। जिस हार्मोन का जो भी टारगेट पार्ट है वहां तक पहुंचता है वो किसकी सहायता से? खून की सहायता से। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन, हार्मोन्स किसमें घुले हुए होते हैं? तो किसमें? खून में घुले हुए होते हैं। और बेटा ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ऑलवेज बैलेंस्ड होने चाहिए, ऑलवेज
बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब होता है जितना ही आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही इतना आपके बॉडी में होना चाहिए। ऑलवेज बैलेंस्ड का मतलब होता है हमेशा इसका आपके शरीर के अंदर संतुलन बना हुआ होना चाहिए। हॉर्मोन्स ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। कम हुआ तब भी बीमारी होती है और ज्यादा होते हैं तब भी बीमारी होती है। और सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स इंबैलेंस होते हैं लड़कियों के अंदर। आपने सुना होगा फलानी लड़की में फलाना हार्मोन कम हो गया। आपने सुना होगा आजकल कितना ज्यादा डायबिटीज हो रहा है। 8 साल के बच्चे को डायबिटीज है, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज है। तो डायबिटीज क्यों होता है? हार्मोन इंबैलेंस होने की वजह से होता है। तो हॉर्मोन्स हमेशा क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए। ना ये कम होने चाहिए ना ये ज्यादा होने चाहिए। कम हुआ तब भी बीमारी, ज्यादा हुआ तब भी बीमारी। और लड़कियों के शरीर के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मासिक धर्म चक्र आता है, जिसमें लड़कियों को 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे। इसलिए लड़कियों के लिए हार्मोन इंबैलेंस होना बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर एक लड़का और एक लड़की में कंपैरिजन करें हम, तो भाई लड़की में हार्मोन्स इंबैलेंस ज्यादा मात्रा में होते हैं, लड़कों के शरीर में फिर भी कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी लड़के में हार्मोन कम ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बात करते हैं कि मैम हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने की थी, हार्मोन्स की खोज किसने की थी। जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो बेटा हार्मोन की खोज की गई थी एच स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने। एच स्टर्लिंग कब? 1901 से 1902 का समय था। और 1901 से 1902 में सबसे पहले स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने हार्मोन की खोज की थी। ये जो हार्मोन शब्द है, ये जो हार्मोन टर्म है, शब्द है, ये बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम हिंदी में नहीं लिखेंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही होते हैं वैज्ञानिकों के नाम। तो एच स्टर्लिंग ने सबसे पहले 1901 से 1902 में हार्मोन की खोज की। बर्जीलियस ने ये शब्द दिया हार्मोन। अगर आपसे पूछ ले पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, वो पहला कौन सा हार्मोन है जिसके बारे में सबसे पहले पता लगा था, तो सैक्रेटिन नाम का हार्मोन होता है हमारे बॉडी में। और इसी सैक्रेटिन हार्मोन की सबसे पहले खोज हुई थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन गया? हार्मोन की खोज किसने की, हार्मोन शब्द किसने दिया, और हार्मोन जो है पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सैक्रेटिन हार्मोन है। आपको शायद पता लग गया होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं ये किसके बने हुए होते हैं। अरे भैया कोई ना कोई तो चीज होगी जिससे हार्मोन बने हुए होंगे। देखो हार्मोन्स किस किस से बने हुए हो सकते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन से बन सकते हैं, हार्मोन फैट यानी वसा से बने हुए हो सकते हैं, फैट या लिपिड्स लिख सकते हो। हार्मोन अमीनो एसिड से बने हुए हो सकते हैं, अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं, हिंदी में हम इनको अमीनो अम्ल कहते हैं। या फिर हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, उसे आप ग्लाइकोप्रोटीन नाम से जानते हैं। हार्मोन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हार्मोन किस किस से बन सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में वहां पर प्रोटीन लिखा हुआ मिल सकता है, वहां पर फैट या लिपिड, वसा या लिपिड लिखा हुआ मिल सकता है, और अमीनो एसिड लिखा हुआ मिल सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ हो सकता है। इन चारों में से हार्मोन किसी भी चीज से बना हुआ हो सकता है भैया। अब हम देखेंगे कि मैम कौन सा हार्मोन है वो किससे बना हुआ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटीन से बने हुए हार्मोन का नाम बताओ, बहुत बार आता है ऐसा, है ना। चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हैं, नंबर 1 पे लिखना, ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हुए होते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। आपने स्टेरॉइड शब्द सुना है? कभी सुना होगा। जो जिम जाते हैं वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे स्टेरॉइड क्या होते हैं, सब बताएंगे। वो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड होता है। हम आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बनते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं।
उनको हम क्या कहते हैं? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कहते हैं। तो इसमें लिखो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हॉर्मोन्स जिसका निर्माण फैट या लिपिड से हुआ है, फैट या ऑब्लिक लिपिड से हुआ है। अरे ऐसे हार्मोन जो फैट से बनते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे बहुत फेमस हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप ये सारे हार्मोन्स, जो जितने भी नाम लिखवा रही हूं सब आप पढ़ोगे। लड़कों के शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं टेस्टोस्टेरोन कौन से प्रकार का हार्मोन है, तो आप क्या करके आओगे? स्टेरॉइड हार्मोन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो ये नेचर से क्या है? फैट है भैया। अरे फैट से बना हुआ है तो उसको नेचर से क्या बोल देंगे? उसकी प्रकृति क्या है? फैट है। ऐसे ही एक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। ये बस नाम लिख दो, ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, ये सारे हार्मोन्स पढ़ाऊंगी मैं आपको। एंड्रोजन हार्मोन, अगर आपसे पूछ ले कि एंड्रोजन हार्मोन का नेचर क्या है, किससे बना हुआ है, तो आप क्या करके आओगे? एंड्रोजन हार्मोन का नेचर क्या है? फैट है। तीसरा लिखो कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल। ये अभी तो आप नाम लिखो सिर्फ, आगे हम इनके काम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? इस चैप्टर को घोट घोट के पिएंगे हम, तभी तो बेटा एग्जाम में अगर 1 से 2 क्वेश्चन टकरा गए तो हम करके आ पाएंगे ना। अगला लिखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, महिलाओं में जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट करवाने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एक और लिखो एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारे वो हार्मोन होते हैं बेटा, ये सारे वो हार्मोन होते हैं जो किससे बनते हैं? हमारे बॉडी में फैट से बनते हैं। तो आपको शायद पता लग गया होगा हमारे बॉडी में फैट का, लिपिड का एक काम क्या होता है? हार्मोन बनाना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से प्रकार का है, एंड्रोजन कौन से प्रकार का हार्मोन है, कोर्टिसोल कौन से प्रकार का हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कौन से प्रकार का हार्मोन है, तो आपका आंसर क्या होगा? दीज आर फैट या लिपिड्स हार्मोन। इनका नेचर, इनकी प्रकृति क्या है? ये नेचर से फैट हैं, ये फैट से बने हुए हैं। और फैट से बने हुए हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। आप स्टेरॉइड शब्द बहुत बार सुनते हैं, जो आप सुनते हैं कि जिम में फलाना इंसान ने स्टेरॉइड ज्यादा ले लिया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो वो स्टेरॉइड अलग है। ये नेचुरल स्टेरॉइड है जो हमारे बॉडी में बनते हैं, राइट? हाँ जी मैम। तो एक प्रकार के हार्मोन हो गए जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। दूसरे हार्मोन्स लिखो। नंबर 2 पे जो हार्मोन्स आते हैं उनको बोलते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स हार्मोन्स कहते हैं बेटा। पेप्टाइड हार्मोन्स, सेम नाम हिंदी में है पेप्टाइड्स। अरे आपको याद है मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज करवाई थी, प्रोटीन जब टूटता है तो वो पहले पेप्टाइड या पेप्टोन्स में टूटता है। याद है? याद होनी चाहिए पढ़ाई हुई चीजें। पेप्टाइड्स हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन्स मैम जो किससे बने हुए होते हैं? जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ऐसे हार्मोन जिनका निर्माण किसी प्रोटीन से होता है, उस हार्मोन को आप पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे इंसुलिन, स्टार कर लेना बेटा, 3 स्टार कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आता है। इंसुलिन बहुत फेमस हार्मोन है, और ये इंसुलिन का नेचर पूछ ले कि ये नेचर से क्या है, तो ये प्रोटीन है नेचर से, ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। दूसरा लिखो एक और हार्मोन, एडीएच हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है तो भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको लिखना ही पड़ेगा इंग्लिश में, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और घबराओ मत, जब एग्जाम में आएगा तो एंटी डाईयूरेटिक को हिंदी में टाइप कर देगा बस। अगला लिखो जीएच हार्मोन। इस जीएच से इतनी बार क्वेश्चन आया अभी एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में। जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ करवाते हैं, जो वृद्धि करवाते हैं हमारे शरीर की,
जो क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाने का काम करते हैं आपके शरीर का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएच हार्मोन बोलते हैं। एक और लिख लो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भी बहुत फेमस हार्मोन है। गाय और भैंसों को एक हार्मोन के ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे गाय भैंस कम समय में ज्यादा दूध दे दे। ये वही ऑक्सीटोसिन है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं इंसुलिन का नेचर क्या है, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ क्या लो, पीवाई के लगाओगे तो मिलेगा आपको। इंसुलिन नेचर से होता है पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन से बनता है। एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये चारों हार्मोन नेचर से कैसे होते हैं। एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल हैं, चारों आपको याद रखना है। ये चारों हार्मोन प्रोटीन या पेप्टोन्स या पेप्टाइड से बने हुए होते हैं। ठीक है जी मैम। अब तीसरा सुनो, तीसरे हार्मोन आते हैं जिनको बोलते हैं हम अमीनो एसिड हार्मोन। कौन से हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, जो अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ना, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अमीनो अम्ल कहलाती है। अरे कहलाती है कि नहीं कहलाती है, हाँ जी मैम आपने पढ़ाया था। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। तो ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड से बने हुए हैं उनको अमीनो एसिड हार्मोन्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है। पहला है एड्रीनिलीन। पहला हार्मोन कौन सा है, एड्रीनिलीन। इस एड्रीनिलीन से ग्रुप डी 2025 में क्वेश्चन आया है। आप सोच रहे होंगे मैम को कैसे याद रहते हैं कि कौन सा किस एग्जाम में आया हुआ है। बेटा एक्सपीरियंस से याद होते हैं ये सारी चीजें। मेरी बहुत एक अच्छी आदत है, जब भी कोई एग्जाम होता है, छोटा मोटा बड़ा कोई भी एग्जाम, उसके मैं तुरंत क्वेश्चंस याद कर लेती हूं कि ये इस एग्जाम में पूछा हुआ है। एड्रीनिलीन एंड नोर एड्रीनिलीन। एड्रीनिलीन और नोर एड्रीनिलीन 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। जो किससे बने हुए होते हैं, अमीनो अम्ल से। तो एग्जामिनर पूछ ले कौन सा एक, देखो ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे आता है, 4 ऑप्शन डालेगा, पूछेगा कौन सा एक अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है, तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये सारे हार्मोन्स वापस आएंगे, ये सारे हार्मोन्स। अभी तो हम ये पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से बना है, फिर हम पढ़ेंगे उस हार्मोन का काम क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि वो हार्मोन जो है अगर वो कम हो जाए तो क्या हो जाए, अगर वो ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए। तब जाके समझना हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है, और फिर हम इन चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो आ जाओ 4 नंबर पे। चौथे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो नोट्स में नहीं होगा, आप ऐड कर लेना, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। 4 नंबर पे ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को हिंदी में ग्लाइकोप्रोटीन ही कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होती है। ऐसे हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों से बने हुए होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों से बने हैं, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ऐसा हार्मोन जिसका निर्माण शर्करा प्लस प्रोटीन से हुआ है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कह देंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आर मेन। एग्जाम्पल में लिखो, एक हार्मोन होता है LH हार्मोन, फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हिंदी में सेम नाम है। मुझे पता है आपको ये नाम सुनने में ही अटपटे लग रहे होंगे भैया, तो याद कैसे करेंगे इतने बड़े बड़े नाम। पता कभी कभी तो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इन हार्मोन की फुल फॉर्म पूछ लेता है। पूछता है ADH का फुल फॉर्म क्या है, पूछता है TSH का फुल फॉर्म क्या है, TRH का फुल फॉर्म क्या है, GH का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, एड्रेनलिन एक ग्लैंड भी है, आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है मैम, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे का पढ़ाइए, आपने पढ़ाया था। हाँ मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे, डोंट वेरी।
चलो सुनो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेम नाम हिंदी में है। एक और हार्मोन होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं FSH। FSH फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। हिंदी में सेम नाम है, कोई अलग नाम नहीं है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तीसरा एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, आप पूरा लिख लेना। तो ये तीनों हार्मोन किससे बने हुए? ग्लाइकोप्रोटीन से। जितने मैंने एग्जाम्पल याद करवाए उतने याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ये खून में मिक्स होते हैं, खून की सहायता से ये टारगेट पार्ट तक पहुंचते हैं। हर एक हार्मोन का एक अलग काम होता है और हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा, ऊपर नीचे हुआ तो बीमारियां चिपक जाती हैं। और आप लोग देख रहे हो आजकल तो कितनी सारी बीमारियां, आपने लड़कियों में बीमारियां सुनी, PCOD, PCOS, ये सब क्या है? हार्मोन डेफिशिएंसी, हार्मोन की कमी से होने वाली या ज्यादा होने से बीमारियां होती हैं। किसी लड़की के ओवरी में गांठ बन गया, तो ये जो ओवरी में गांठ बनती है ये भी हार्मोन्स की वजह से बनती है। बाद में अलग बात है वो गांठ जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ओवेरियन कैंसर कर देते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। और हार्मोन्स किस किस से बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको हम इतने सारे कैसे याद करें? तो बेटा मैं जिसको टिक कर रही हूं वो याद कर लेना कि टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, GH एक पेप्टाइड हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। बस इतने याद कर लेना क्योंकि ये फेमस है, ये एग्जाम में आते हैं, ये फेमस है ना। कर लोगे? आज के बाद कोई आपसे पूछे अरे यार ये हार्मोन क्या होते हैं, तो शायद आप उसको 20 मिनट तक बोल के बता सकते हो हार्मोन पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बताओ ये हार्मोन्स बनाने वाली ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? 9। तो अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। करें शुरू। नंबर 1 पे लिखो थायराइड ग्लैंड। 1 नंबर पे लिख दो थायराइड ग्लैंड। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ मैम ने क्या पढ़ाया था, थायराइड ग्लैंड कहां होती है, लोकेशन बताओ जल्दी से इसकी। थायराइड ग्लैंड हिंदी में थायराइड ग्लैंड ही लिख सकते हो, थायराइड ग्रंथि लिख सकते हो, या अवटु ग्रंथि बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं। कहां होती है? क्या पढ़ाया था मैम ने? कहां होती है? कहां होती है थायराइड ग्लैंड? मैम ने पढ़ाया था ये गले में होती है, थ्रोट में होती है, या तो एग्जाम में आएगा तो गले में आएगा ऑप्शन, या कभी कभी नेक, गर्दन बोल देते हैं बेटा कि गर्दन में होती है। दिखा दूं? हाँ जी मैम। पहले सुनो, इसका शेप कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? तितली के आकार की होती है, जैसे बटरफ्लाई दिखती है, तितली दिखती है, उसके जैसी होती है। या फिर ये H शेप की होती है। H कैसे बनाते हैं आप? कुछ ऐसा सा H बनाते हैं। हाँ जी मैम। तो इस ग्रंथि का आकार भी H आकार की ग्रंथि होती है। इसके वजन की बात करते हैं तो 300 से 400 ग्राम इसका वजन होता है। और मैं आपको बता दूं 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड यही है। इसका वजन 300 से 400 ग्राम है, बाकी तो बेचारी 50-60 ग्राम की, 2 ग्राम की, 2.5 ग्राम की, 5 ग्राम की ऐसे होती है। इसीलिए हम लिखते हैं इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 9 ग्रंथियों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि है। अब मैं आपको दिखाती हूं इसकी फोटो। हर एक ग्लैंड का आपको फोटो दिखा के पढ़ाऊंगी। आइए आपको दिखाते हैं।
ये ग्रंथि कैसी दिखती है, ये देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना कि कोई तितली लगी है यहाँ पे, ऐसे ऐसा लग रहा है ना कि एच के आकार की है, ऐसे। ये रही गले में, ये आपका वॉइस बॉक्स होता है जहां से आपकी वॉइस निकलती है, आपकी आवाज निकलती है, जिसको आप कंठ बोलते हो आम भाषा में। बायोलॉजी में इसको लैरिंग्स कहा जाता है। इसी लैरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, गले में ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे हिस्से में यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ये आपका वॉइस बॉक्स है, देखो आवाज चेंज हो रही है ना, मैं इसको ऐसे दबा रही हूं तो यहां होती है। इसके नीचे आपका ट्रैकिया यानी विंड पाइप होता है। तो ये विंड पाइप से अटैच होती है, पीछे की तरफ होती है विंड पाइप ऐसे, लेकिन पीछे की तरफ डायग्राम में दिखा नहीं सकते तो आपको ऐसे दिख रही होगी। तो ऐसी आपकी थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये रही, दो हिस्सों में बटी हुई होती है। देखो ये बायां और ये दायां, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हिस्से को इस्थीमस कहते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ो। दो भागों में बटी हुई होती है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ऐसे। अब बात ये आती है, हाँ बेटा लड़का लड़की में दोनों में इसका वजन एकदम एक जैसा होता है। बात ये आती है मैम, ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है, एंडोक्राइन है, तो क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी। अरे भैया इसका काम क्या है, दिन रात आपके शरीर में हार्मोन बनाना। अब आता है एग्जाम का क्वेश्चन कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो लिखो, थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स दो होते हैं। जैसे मैं नोट्स बना रही हूं ठीक ऐसे ही आपको बनाने हैं। मैं चाहूं तो ये चीजें पीपीटी बनाकर पढ़ा सकती हूं आपको। आपको क्या लगता है मेरे पास कोई कंटेंट वाला टीचर नहीं है, कोई कंटेंट वाला बंदा नहीं है, ये पीपीटी बना के मैं कब का ही पढ़ा दूं। जो क्लास मुझे 3 दिन लगते हैं पढ़ाने में, पीपीटी में 1 दिन में पढ़ा सकती हूं मैं। लेकिन पीपीटी से पढ़ाने में मजा नहीं आता है, बच्चों को याद नहीं हो पाता है। मेरा मकसद रहता है बच्चा ना कि क्लास में बढ़िया एकदम पढ़े, और एक बार पढ़े तो उसको दिमाग में लगे, एक बार वो नोट्स बनाए साथ साथ में, तो जल्दी याद होती है बच्चों को चीजें। इसलिए मैं पीपीटीज को कभी प्रेफर नहीं करती हूं। मैं सिर्फ अपने हाथ से लिख के पढ़ाती हूं, पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूं, ऐसे ही पढ़ा रही हूं। सुनो, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, पहले जो हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। इससे निकलने वाले जो पहले हार्मोन्स हैं उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। अब इसमें तो कुछ याद करवाने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ जी मैम, थायराइड ग्रंथि है तो थायराइड हार्मोन्स ही बनाएगी भाई, सीधी बात। एस लगाया है तो एक से ज्यादा होगी, पक्की बात। इन्हीं थायराइड हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स बोलो या थायरोक्सिन हार्मोन्स बोलो, बात एक ही है बेटा, थायरोक्सिन। तो कभी कभार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है थायराइड हार्मोन का टेस्ट करा लो, कहता है ना, या बोलता है थायरोक्सिन हार्मोन का, या बोलता है थायरोक्सिन हार्मोन का टेस्ट करा लो। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता है, जी मैम। और दूसरी तरफ सुनो, दूसरी तरफ जो ये हार्मोन निकालती है ग्रंथि, ये दोनों एक ही हार्मोन के नाम है, मैंने ऑब्लिक लगाया है। दूसरी तरफ जो ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है उसका नाम होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलो एक बार मेरे साथ, कैल्सीटोनिन। कैल्सी का मतलब मैम कैल्शियम, तो कुछ ना कुछ ये कैल्शियम के बारे में काम कर रहा होगा। हाँ मैम कर रहा होगा, है ना, आई बात समझ गए। सुनो, थायराइड ग्लैंड 98% थायराइड हार्मोन्स बनाती है, सिर्फ 2% में कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि थायराइड ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन कौन से बनते हैं, तो मैम थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, मैम थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। अब जो मैं अगली बात बताने वाले हूं इसको छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपको यहां पर याद होना चाहिए। जनरली टीचर्स पढ़ा के चलाते थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाती है। अरे भैया वो कैल्सीटोनिन भी बनाती है और बहुत जरूरी हार्मोन है कैल्सीटोनिन, नहीं तो हड्डियां खत्म हो जाती हैं अगर कैल्सीटोनिन ऊपर नीचे जाता है तो। ठीक है, सुनो, थायराइड हार्मोन जो हैं
इनको बनने के लिए दो चीजें चाहिए और इसको स्टार कर लेना, दोनों एग्जाम में आती है। इन हार्मोन को बनाने के लिए एक तो आयोडीन मिनरल चाहिए, आयोडीन खनिज तत्व चाहिए। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आयोडीन होता है वो कौन से हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन चाहिए, थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए। अब आप कहोगे मैम हम आयोडीन खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। अरे नमक खाते हो, नमक? हाँ मैम। सॉल्ट खाते हो, नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं। सुना है, अच्छे का मतलब आयोडीन से भरपूर नमक खाएं। नमक के अंदर होता है आयोडीन, और नमक के अंदर जो आयोडीन होता है वो किस फॉर्म में होता है, के के होता है पोटेशियम, आई का मतलब आयोडाइड। जो आप नमक खाते हैं, सफेद नमक जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो सफेद वाला नमक होता है उसके अंदर आयोडीन होता है, और नमक के अंदर जो आयोडीन होता है वो पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसलिए कहते हैं नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छे का मतलब आयोडीन से भरपूर नमक खाएं। तो आपने नमक खाया, नमक में आयोडीन आ गया, के की फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में। ये आयोडीन आएगा और ये किसको बनाएगा, थायराइड हार्मोन्स को बनाएगा। तो पहला, थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए एक चीज चाहिए होती है, क्या? थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए क्या आप बताएंगे, आयोडीन चाहिए होती है। ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा, थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए एक अमीनो एसिड चाहिए, जिस अमीनो एसिड को बोलते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड। जब हम आपको प्रोटीन पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। 20 में से एक होता है टायरोसिन, और ये जो टायरोसिन अमीनो अम्ल होता है ये किसको बनाने में सहायक होता है, तो ये थायराइड हार्मोन्स को बनाने में सहायक होता है। तो दो क्वेश्चन तैयार कर लिए, आयोडीन चाहिए थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए, और टायरोसिन नाम का अमीनो अम्ल चाहिए। ये दोनों अगर आपके शरीर में हैं तो क्या बनेंगे, थायराइड हार्मोन्स बनेंगे। और सुनो, यही थायराइड हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। मैं अगली स्लाइड में लिख रही हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना। थायराइड हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कह रहा है अच्छा तुम एक काम करो, सिर्फ T3 का टेस्ट करवा के लेके आओ मेरे पास। या डॉक्टर कहता है अच्छा तुम एक काम करो, T4 का टेस्ट करवा के लेके आओ। या डॉक्टर कहता है तुम T3 T4 दोनों ही थायराइड प्रोफाइल लेके आओ मेरे पास टेस्ट करवा के। तो T3 और T4 क्या है, थायराइड हार्मोन्स हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तीन को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। ट्राई आयोडो टायरोसिन, या तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन, या इसी की फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडो थायराइड हार्मोन्स। ये इसी की फुल फॉर्म है, हिंदी में अलग नाम नहीं है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। या तो मैं बोलूं इसे ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन, या मैं बोलूं ट्राई आयोडो थायराइड हार्मोन्स, बात एक ही है। अब ये कैसे बना, तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल, क्या, तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल एक अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़े तो बेटा यहां से बन गया T3 थायराइड। कौन सा बन गया, T3 थायराइड। और सुनो मेरी बात ध्यान से, T4, चार को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। चार को हम केमिस्ट्री में टेट्रा बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन। क्या बनता है,
टेट्रा आयोडोटायरोसिन हार्मोन, या इसी की फुल फॉर्म होती है टेट्रा आयोडोथायरॉइड हार्मोन्स। कौन सा? थायरॉइड हार्मोन्स। तो T3 में क्या हो गया? 3 आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़े तो T3 बन गया। अब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ जुड़े, 4 आयोडीन प्लस 1 टायरोसिन जुड़े तो बेटा क्या हो गया? T4 बन गया। क्या बन गया? T4 बन गया। ये लो, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि T3 और T4 हार्मोन्स क्या होते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इतनी। आज के बाद अगर कभी डॉक्टर बोल दे कि थायराइड प्रोफाइल चेक कराओ, तो थायराइड प्रोफाइल में 2 हार्मोन चेक करवाते हैं हम डॉक्टर के पास जाके। कौन कौन सा? T3 एंड T4। यहां पर T3 का मतलब क्या है और यहां पर T4 का मतलब क्या है? इन दोनों को बंधने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और ये आयोडीन कहां से आता है? नमक से आता है। टाटा नमक, देश का नमक, सबसे अच्छा नमक। जी हां, बिल्कुल। नमक अच्छा ही खाओ, अच्छा है। क्योंकि आजकल देखो लोग सेंधा नमक खाते हैं, पिंक सोल्ट खाते हैं, ब्लैक सोल्ट खाते हैं, फिर उनको गोइटर होता घूमता रहता है, थायराइड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नमक सफेद ही खाना चाहिए, सफेद नमक का कोई मुकाबला नहीं है। बस खाने का तरीका पता होना चाहिए। कच्चा नमक ना के बराबर खाएं, पका हुआ नमक खाना चाहिए हमेशा, ठीक है। और नमक अच्छा खाना चाहिए, यानी आयोडीन से भरपूर खाना चाहिए। तो थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है मैम ये हार्मोन्स करते क्या हैं? ये हार्मोन्स करते क्या हैं? तो चलिए इन T3 और T4 का फंक्शन लिखते हैं। ये दोनों एक ही काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। इन दोनों का काम पढ़ा रही हूं मैं अगली स्लाइड पे। FN का मतलब होता है फंक्शन। क्या काम करते हैं आपके बॉडी में? काम समझ में आया तो इसकी बीमारियां भी समझ में आ जाएंगी आपको। काम अच्छे से समझना प्लीज, ठीक है। आ जाओ। इन T3 और T4 या थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? क्या काम करते हैं ये हमारे शरीर में? सबसे पहला काम, ये वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं। हाँ, ये पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। लिख दो, ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। बच्चों आपने सुना होगा हमारे शरीर में 68 से 70% क्या है? पानी है। तो ये पानी कहां पर, किस ऑर्गन के पास कितना होना चाहिए, इसका काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन्स करते हैं। वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में। दूसरा काम जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनडीए सीडीएस में पूछा गया है, लिखो, मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। लिख दो, जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिक रेट बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब मैम ये मेटाबॉलिक रेट क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में लिखो, उपापचय दर पर संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ये मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब आप समझो मेरे साथ क्या होता है ये मेटाबॉलिक रेट। आपने एक शब्द सुना है मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर कहता है आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ शरीर का। आखिर क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? एक दिन में हमारी शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सबको एक साथ मिला दो तो शब्द बनता है मेटाबॉलिज्म। अब आप कहोगे मैम हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होती है। अरे भैया, डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ाया था। रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन। एक्सक्रीशन क्या है? केमिकल रिएक्शन।
पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप क्या कह के आओगे? आप कहोगे हमारे शरीर में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, इन सारी केमिकल रिएक्शन को एक शब्द में बोले तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम। और इसी मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम किसका होता है? आपके थायराइड हॉर्मोन्स का होता है। अब ये तो होगी किताब की लैंग्वेज। अब आओ मैं आपको समझाती हूं आसान भाषा में। आपने खाना खाया, ये लिखना नहीं है नोट्स में, समझा रही हूं बस। खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है? खाने का पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है, सब पढ़ा चुकी हूं। अवशोषण के बाद क्या होता है? जो खराब खाना होता है, जो मल होता है, उसको हमारे बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं, उसका उत्सर्जन कर देते हैं। कर देते हैं? जी मैम, कर देते हैं, है ना। कितना खाना आप कितना खाना खाए तो आपके हाथ में है भैया। 2 रोटी खाई, 5 रोटी खाई, 10 रोटी खाई, आपकी मर्जी, खा ली। खाई है तो पचाना पड़ेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। हाँ मैम, पचाना पड़ेगा। कितने खाने का कब डाइजेशन करवाना है, कितना करवाना है? डाइजेशन के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसमें से कितने भोजन का अवशोषण होना है, जो नहीं पचा है उसको कितने खाने को मल में बदलना है, और कितना खाने का उत्सर्जन करना है, ये सारा काम किसका होता है? T3 एंड T4 का। T3 एंड T4 का। थायराइड हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं कितना खाना पचेगा, कब डाइजेशन होगा, कब खत्म होगा, कब डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, कितना होगा, कितना वेस्ट फूड में कन्वर्ट होगा। ये सब काम है आपके थायराइड हॉर्मोन्स के। तो जब तक थायराइड हार्मोन सही चल रहे हैं तो सही समय पे पाचन होगा, सही समय पे अवशोषण होगा, और सही समय पे आपका वेस्ट फूड बनेगा, तो आप बीमारियों से बचे रह जाओगे बेटा। अब अगर किसी इंसान की, बहुत ध्यान से समझना, ये मेटाबॉलिक रेट जो है ये डिक्रीज हो जाए, समझना ध्यान से। डिक्रीज का मतलब है मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए। कम हो गई क्योंकि थायराइड हार्मोन्स कम हो गए, तो मेटाबॉलिक रेट इंबैलेंस होगी, कम होगी। इसका मतलब आपने तो खाना खा लिया 5 रोटी, डाइजेशन की स्पीड स्लो हो गई, धीरे धीरे खाना पच रहा है। जब खाना पचने में समय ज्यादा लग रहा है तो बेटा जो आपका खाना पचने में ज्यादा समय लग रहा है तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और इसी डाइजेस्टेड फूड में अगर आपने फैट वेट ज्यादा खा लिया, चीज बर्गर सैंडविच पिज्जा खा लिया, तो वही डाइजेस्टेड फूड आपकी सेल्स में जाएगा, आपके ऑर्गन्स में जाएगा, जम जाएगा, यहां बाइसेप्स वगैरह में आपका फैट आके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान का वजन बढ़ जाता है। हाँ, ये वो लोग होते हैं जो कम खाते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ जाता है। बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो 2 रोटी खाती हूं फिर भी देखो मेरा कितना वजन बढ़ गया। अब उसे ये नहीं पता कि उसकी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रखी है। अगर ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज का मतलब है ये बढ़ जाए मेटाबॉलिक रेट, तो बेटा जो खाना खाया है वो बहुत फास्ट उसका डाइजेशन होगा, बहुत तेजी से वो पचेगा। पचा तो बेटा जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको, या ज्यादा नहीं पचेगा भाई, कम समय में कितना, जितनी जरूरत है उतना ही पचेगा। वेस्ट फूड ज्यादा बन जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड कम हो जाएगा तो ऐसे इंसान दुबले पतले हो जाते हैं। देखा होगा आपने कुछ लोगों को, एक टाइम की 10 रोटी खाते हैं फिर भी ऐसे हैं पतले से, सिकुड़े से। हम बोलते हैं कुछ खा लिया करे यार, क्यों कुपोषण का शिकार लग रहा है? तो वो कहता है मैं तो खूब खाता हूं लेकिन लगता नहीं है मेरे शरीर को। अब उसे क्या पता कि उसकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई है। तो अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सुनो, डिक्रीज का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया,
और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपके बॉडी में फैट वगैरह डिपॉजिट होने से आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है। और अगर मेटाबॉलिज्म या आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है बेटा, फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट पचेगा खाना और डाइजेस्टेड फूड को स्टोर होने का समय ही नहीं मिलेगा, लगेगा ही नहीं शरीर को, दुबला पतला रहेगा इंसान। तो मेटाबॉलिक रेट अगर कम है तो उसको बढ़ाएंगे ये हार्मोन, बड़े हैं, बढ़ी हुई है मेटाबॉलिक रेट तो उसको कम करेंगे भाई ये हार्मोन। ये बैलेंस रखने का काम करते हैं मेटाबॉलिक रेट को। तो जब एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया था तो एनडीए में पूछा था कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, तो आपको वहां पर आंसर क्या करके आना था, T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं बेटा, याद रखना ये बात। अब फलाना लड़की कहती है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कम ज्यादा हो गया। वो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर कहता थायराइड कम है आपका, दवाई देता है ज्यादा करने की। थायराइड ज्यादा हो गया तो उसे कम करने की दवा देता है। हाँ, क्योंकि मैंने एक शब्द आपको कितनी बार बोला है, बैलेंस्ड। हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम है तब भी बीमारी, ज्यादा है तब भी बीमारी। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इन हॉर्मोन्स के कम होने से क्या होता है और ज्यादा होने से क्या होता है। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोनों ही माइक डिस्चार्ज हो गए हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो हम अगली क्लास में यानी मंडे को पढ़ेंगे। कल शनिवार है, कल मेरी क्लास नहीं होगी, वैसे भी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ 2 दिन के लिए। शनिवार इतवार को मेरी क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे को पढ़ेंगे। मंडे को हम देखेंगे थायराइड हार्मोन कम होने से कौन सी बीमारी होती है, ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। बड़ी ग्रंथि है, पढ़ने में समय लगता है, ठीक है। 3 क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में डाउट लूंगी, बिकॉज मेरे दोनों माइक जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।